नमस्कार, मैं अमित गोतियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो जैसा कि आपको पता है कि पहाड़ टीवी लगातार वीडियो पेपर जो लीक मामला है उसको लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार प्रश्न कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि हाकम सिंह रावत जो जिला पंचायत सदस्य थे भाजपा के, वो पकड़े गए। उसके बाद जब मीडिया से वो रूबरू हुए तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, और वो आरोप ये था कि जो एसटीएफ है वो कांग्रेस के दबाव में कार्य कर रही है। तो इस पर ही आज बात भी करेंगे और जानेंगे, क्योंकि कई युवाओं के प्रश्न भी थे। आखिर जो बयान हाकम सिंह रावत ने दिया है उसके बाद कई अन्य प्रश्न हैं, जिसको लेकर आज हम पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के पास, जिनसे सवाल भी करेंगे और जानेंगे भी वो किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को लेकर जो हाकम सिंह रावत ने मीडिया के सामने दिया है। तो सीधे चलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के पास। सर, पहले तो स्वागत है आपका पार्टी। थैंक यू सर, एक बड़ा बयान आया है वीडियो पेपर लीक मामले में, जहां पर हाकम सिंह रावत जो बड़े कल्प्रिट माने जा रहे हैं इस पूरी लीक मामले में, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है, पुलिस के दबाव में उन्हें ये सारी चीजें हो रही। क्या कहेंगे सर? देखिए, एसटीएफ जो कुछ भर्ती को लेकर के घोटाला जिस स्तर पर भी हुआ है, पेपर लीक जैसे गंभीर मामले हैं, और उसमें जिस प्रकार से बहुत जिम्मेदार अधिकारी अभी तक पकड़ में आए हैं, और पहली बार एक राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसको काफ़ी असरदार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनकी पहुंच सत्ता के शीर्षों पर बैठे हुए लोगों तक रही है, और उनकी दोस्ती रही है, उपकृत रहे, जो भी है। तो एसडीएफ ने एक विषकुंड का, भाई नकल हो रही है, गलतियां हो रही हैं, तो विषकुंड है, विषकुंड का मंथन करके एक बड़े विष पुरुष को पकड़ा है। तो उसकी बात पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये देखने की आवश्यकता है निर्भीक होकर के कि और इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ तक है। यदि राज्य और माननीय मुख्यमंत्री इस सारे घोटाले की जड़ तक गए, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, पुराने इतिहास भी खुलेंगे, और यदि कोई आयोग के बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि अध्यक्ष भी, जो लोग मेंबर रहे, मेंबर भी, सचिव भी और परीक्षा नियंत्रक भी कुछ प्रमाणों के साथ आती हैं गलती, उनकी दोष पकड़ा जाता है, तो वो भी सामने आना चाहिए। हम किसी के लिए मेरे उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी के बचाव है। और हाकम सिंह के कहने से कांग्रेस जो उसका दायित्व है विरोध के रूप में इस महत्वपूर्ण सवाल को उठाने का, उसको उठाने से चुप नहीं होगी, और मजबूती के साथ अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करेगी। मैं एक बात चाहता हूं कि हम संस्थाओं को खड़ा करते हैं और संस्थाएं व्यक्तियों से ही खड़ी हो। ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसमें आयोग के अध्यक्ष और 2 मेंबर, सचिव और परीक्षा नियंत्रक, वो महत्वपूर्ण है। यदि उन पर कोई दाग आ रहा है, कहीं संलिप्तता पाई जा रही है, तो फिर तो बात उठेगी, और फिर उनके कद के अनुसार दंड भी दिए जाएंगे, बड़े दंड दिए जाने चाहिए। लेकिन जब तक संलिप्तता नहीं आ रही है, हमको किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कोई भी प्रयास ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे संस्था का मनोबल गिरे, क्योंकि आखिर इम्तिहान भी तो होने हैं ना। मान लिया एक गड़बड़ी पाई गई, और उस गड़बड़ी के बाद संस्था के इम्तिहान जो है 1 साल रुक गए, और सारा मोमेंटम गड़बड़ा गया, तो इससे नुकसान किसका होगा? उन नौजवानों का होगा जो वर्षों से जो है इंतजार कर रहे हैं। बल्कि सरकार के लिए तो ये तो खुद ही भर्ती नहीं करना चाहते हैं, ये तो इसका बहाना लेकर के कहेंगे हम जांच कर रहे हैं, फला कर रहे हैं,
और जब सब चीज़ें व्यवस्थित कर रहे हैं उसमें टाइम गुजार देंगे, मगर वो लड़के जो है उनकी तो उम्र बीत रही है। तो इसलिए मेरी चिंता उन लड़कों को लेकर के है, और मैं ये चाहता हूँ कि संस्था का काम स्मूथली चलता रहे, और ये जो जांच है ये जांच भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती रहे। और बहुत अच्छा हुआ मुख्यमंत्री ने उनको पदक से नवाजा है, और उससे उनका उत्साह बढ़ा होगा, और उनको और उत्साह के साथ जो है गहराई तक जाना चाहिए। इस विश्व में कितने हाकिम पुरुष निकल रहे हैं, कितने हाकिम आ रहे हैं, उनको सामने लाया जाना चाहिए। राव साहब, ये आपने बहुत बड़ी बात एक कही है। आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्या लगता है कि हाकम सिंह रावत ही इसमें मास्टरमाइंड है, या अलग, जैसे आपने कहा इस विश्व के जो कटोरे में आखिर कितने हाकम होंगे, इससे उच्च पद के भी मानते हैं, या नेताओं गण सफ़ेद पोशों की इसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं लगती है आपको? देखिए, इतनी बड़ी संस्था पर विजिलेंस की भी नज़र होती है, और हमारे समय के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि जो है परीक्षा, हर परीक्षा जो है विजिलेंस के दायरे में रहेगी, जांच के दायरे में रहेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब एक तरफ मीडिया स्क्रूटनी रहती है, दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की स्क्रूटनी रहती है, और उसके बावजूद भी इस तरीके के रैकेट को चलाना, इस तरीके से हाकिम सिंह की कारगुजारियों को, उनकी कारस्तानियों को अखबारों ने चित्रित किया है, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हत्ते नत्ते वाला व्यक्ति लग रहा है, काफ़ी पराक्रमी व्यक्ति लग रहा है। भाजपा में ऐसे ऐसे पराक्रमी योद्धा है ये, तो भाजपा पता नहीं और कितने पराक्रमी हैं, देखा जाएगा। राव साहब, एक सबसे बड़ी बात होती है, एक आप पोस्ट करते हैं एस राजू को लेकर, जिसमें आप कहते हैं कि वो एक ईमानदार अधिकारी हैं, उसको लेकर भी युवाओं में, बेरोजगारों में बड़ा आक्रोश था कि रावत जी ने बेरोजगारों की आवाज़ ना उठा के उस अधिकारी का साथ दिया जो इस पूरे, जिसके नीचे ये सारी चीज़ें। मैं उन नौजवानों की स्थिति में नहीं हूँ ना, मैं कम से कम उनकी उम्र में, मेरी उम्र में 50 साल का तो अंतर न्यूनतम होगा, नहीं तो कुछ ज़्यादा होगा। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं संस्था का मनोबल न गिराऊं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की संस्था है, मैं ऐसा वातावरण न बनाऊं कि हड़बड़ी में जो है सारा सिस्टम जो है डिस्टेबलाइज हो जाए, और जो आने वाले लोग हैं उनके हाथ भी कांपने लग जाएं राज्य के बाताओं को देख करके। इसलिए मैंने राजू का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, इवन ये जो सचिव नियुक्ति किए गए थे, ये भी सारे वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श करके ये छांटा गया कि सेक्रेटेरिएट में किसका रिकॉर्ड बेहतर है। तो ये एकदम से ये कह देना, यदि मैं कोरस में शामिल हो जाऊं कि टांक दो, राजू को टांक दो, या बड़ौनी को टांक दो के कोरस में, तो फिर हरीश रावत में और एक सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा। तो हरीश रावत को तो कोई बात कहनी है तो लोग मुझसे ये अपेक्षा करेंगे कि मैं उसके परिणामों का अध्ययन करने के बाद उसका क्या वस्तुतः अध्ययन पड़ेगा। और मैंने जो कुछ कहा है वो नौजवानों के हित में कहा है, और वो 6 महीने के बाद मेरे बयान का महत्व समझेंगे। तो राव साहब, क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ आपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की है, तो एस राजू साहब पे पहले भी सचिवालय में ताश खेलते हुए पाए गए थे, तस्वीरें वायरल हुई थी, उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें संदिग्ध एक उनकी वो बताई थी। इस पे भी बड़ा सवाल उठ रहे हैं पहले की कई चीज़ों में, सोशल मीडिया में ये बात हो रही है कि हरीश रावत को क्यों मोह है, और उसके बाद जो तमाम मुख्यमंत्री आए उन्हें इतना मोह क्यों रहा इन अधिकारियों से, ये भी सवाल है। एक बात बताइए, आप किसी से भी पूछ लीजिए जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो यदि उनकी राय हरीश रावत से भिन्न रही हो तो मैं अपनी राय को एस राजू के विषय में सुधारने के लिए तैयार हूँ, और बल्कि अपनी राय के लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। तो व्यक्तियों को यदि कुछ गलती, मैंने ये नहीं कहा कि, कहीं मैंने अपने बयान में नहीं कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए, या मैंने कहीं ये नहीं कहा कि राजू को या किसी और को जांच के दायरे से बाहर रखा जाए। यदि आवश्यक है
तो उनको जांच के दायरे के अंदर लाएं। ये काम उनको देखना है जिनको जांच सौंपी गई है, या जो सरकार है जो उसकी नियंता है, उनको देखना है। लेकिन मैंने वो कहा जो काम करने वाले अधिकारियों के मनोबल को स्थिर रखने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को करना चाहिए। भाई, इस राज्य का 3 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ और बड़े क्रिटिकल टाइम में मुख्यमंत्री रहा हूँ। मैंने अधिकारियों से उस समय काम लिया है जब राज्य की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई थी, पूरा राज्य जो आपदा से छिन्न भिन्न हो गया था और ऐसा लगता था कि हम इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मैंने उस समय अधिकारियों के ट्रैक रिकॉर्ड को नज़दीकी से देखा है। तो मैं उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैंने कहा है, यदि बाद में कोई फिसल गया है, किसी में गिरावट आ गई है, तो मैं तो वहीं तक जानता हूँ ना जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। उसके बाद यदि किसी में गिरावट आ गई है तो गिरावट के लिए वो जिम्मेदार हैं। जिन लोगों को लगता है कि इस राजू में गिरावट है तो बताएं कि भाई ये गिरावट है, ये हरीश रावत ने गलत कह दिया, मैं अपने को सुधार लूँगा। मैं किसी से इस जिद में थोड़ी पड़ रहा हूँ कि राजू को न मेरे सफाई की ज़रूरत है और न जो है मैंने उनकी सफाई में कुछ कहा है। लेकिन मुझे अफसोस ज़रूर हुआ है कि एक संस्था विपरीत परिस्थितियों में भी, जब सरकार खुद भर्तियां नहीं करना चाहती थी, तब भी भर्तियों को पुशअप कर रही थी। मतलब कोई दूसरा अध्यक्ष होता तो परीक्षा नियंत्रक न होने की स्थिति में हाथ रख कर बैठ जाता, कहता मैं तो आगे भाई तब तक नहीं करूँगा जब तक परीक्षा नियंत्रक नहीं आएगा। क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब तक जो 5 फैक्टर है, उन 5 फैक्टरों में से एक भी गायब है तो कोई भी अध्यक्ष आगे कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन राजू ने कदम आगे बढ़ाए तो इसका अर्थ है कि उन्होंने साहस का काम किया। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को देख करके, समझ करके ये बात कही है। तो जिन नौजवानों को मेरी बात से तकलीफ पहुंची है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और उनसे मैं चाहूँगा कि जो मैं आज कह रहा हूँ उसका ज़रा सा ध्यान रखें और 6 महीने बाद मुझसे फिर बात करें। और मैं पहाड़ टीवी से भी कहूँगा कि 6 महीने बाद सारी स्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद मुझसे बात करें कि हरीश रावत ने क्या गलत कहा था, क्या सही कहा था। सब पूर्व जो अध्यक्ष थे RBS रावत, उनके उसमें भी ऐसी चीज़ें निकल कर आई, इस्तीफा दिया गया उनके द्वारा, ये तमाम चीज़ें, आपका कार्यकाल उस दौरान चल रहा था, उस पर क्या कहना है? क्योंकि जब से आयोग का गठन हुआ है उसके बाद से ही जो परीक्षाएं हो रही हैं, अब संदेह के कह रहे हैं। गठन किया गया था तो उस समय हमने ट्रैक रिकॉर्ड और वैचारिक संबद्धता, क्योंकि रिटायर्ड अधिकारी थे, मुझे उनकी वैचारिक संबद्धता मालूम थी और उस संगठन के साथ के प्रति एटलीस्ट उससे जुड़े हुए लोगों की शीर्ष स्तर पर ईमानदारी पर मुझे कोई संदेह नहीं था, इसलिए उनको नियुक्त किया गया था। और बाकी क्या प्रक्रिया रही और उसकी सरकार ने जांच करनी चाहिए थी उस प्रकरण की जो है। और मुझे अफसोस है कि मेरे बाद जहाँ तक हम लेकर के गए थे जांच को वहीं ठप कर दिया गया। उसकी जांच आवश्यक थी पूरी, जब तक कंक्लूजन न हो। व्यक्ति के सम्मान के लिए भी बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति कह सके कि मैं एक्सोनरेट हुआ हूँ, मैं दोष मुक्त हुआ हूँ। तो ये मेरे बाद आने वालों को देखना चाहिए था कि वो जांच करवाते। शायद जिस संगठन से उनका संबंध था, वैचारिक संबंध था, कुछ क्या कारण रहा हो मैं नहीं जानता। तो साहब एक बड़ा प्रश्न है, अब सवाल ये उठने लगे हैं, यूके PSC पे भी अब सवाल उठ रहे हैं, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की पेपर लीक और तमाम भर्तियों पे अब आरोप लग रहे हैं। ये खेल जो है लंबे समय से चल रहा है और ये खेल का जो मास्टरमाइंड है, कौन लोग हैं, एक कड़ी जो निकल कर आई, इस पर मैं समझता हूँ वातावरण नहीं बनाना चाहिए। अब पब्लिक सर्विस कमीशन में वातावरण ऐसा बना दिया गया कि मेरे बाद किसी ने हिम्मत ही नहीं की पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई इम्तिहान करवाने। कोई इम्तिहान हुआ मुझे बताएं। 6 साल पब्लिक सर्विस कमीशन के बिना इम्तिहान के गुजर गए। किसका नुकसान हुआ? युवाओं का। बिल्कुल युवाओं का ना।
यदि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी ऐसी स्थिति में आ जाए कि भर्तियां न हो, तो नुकसान का पहला नुकसान किसका होगा? युवाओं का। दूसरा नुकसान राज्य का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसा वातावरण न बनाया जाए और क्वालिटी न गिरने दी जाए, क्वालिटी न गिरने दी जाए। और क्योंकि मैंने जिन लोगों को नियुक्त किया आयोग में, उनके साथ मैंने कांग्रेस का संबंध नहीं देखा। मैंने उनके सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा और उनकी योग्यता को देखा। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जिनकी नियुक्ति की उस समय वो श्रेष्ठ थे। मैं नहीं जानता बाद में क्या हो, अहिल्या की स्थिति किसकी बनी, मैं नहीं जानता। जो अहिल्या साबित हुई हैं वो पाषाण बन जाएं, ये मैं श्राप दे सकता हूँ। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में और यहाँ जो भी नियुक्तियाँ हुई, उस समय वो जो है सती सावित्री अहिल्या थी। सब अब कैसे देखिए, अब सवाल ये खड़े होते हैं, आपने जो बात कही कि ये तो जांच का विषय है कि अगर ऐसा लगता है तो जांच होनी चाहिए, बस सबसे बड़ी बात है कि इसका क्या समाधान निकलेगा, क्योंकि नए सचिव आ गए हैं, परीक्षा नियंत्रक आ गए हैं, परीक्षाएं आगे भी होंगी, और क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा, इस तरीके की चीजें। आउटसोर्सिंग का जो सबसे बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये अपने अपने बड़े सवाल है। देखिए, जो आउटसोर्सिंग वाले लोग हैं वो भी इस वातावरण को पैदा करने में लगे हुए रहते हैं, और ये आउटसोर्सिंग के दबाव बहुत आए थे। मेरी सरकार के बर्खास्त होने के पीछे या दल बदल के पीछे एक कारण ये भी था, आउटसोर्सिंग। मैंने आउटसोर्सिंग को डिस्करेज किया था और मैंने उसका जवाब संस्थागत बनाया था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मेरे समय में बने, एजुकेशन में और स्वास्थ्य में भर्ती बोर्ड मेरे समय में बने, ये टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड को जो है परीक्षा करवाने का और पंतनगर को परीक्षा करवाने की संस्था के रूप में चयन करने का फैसला मेरी सरकार के विषय में हुआ था, समय में हुआ था। क्योंकि हमने संस्थागत काम किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस राज्य के अंदर एक क्या कहते हैं उसको, आउटसोर्स कर्मचारियों की, अस्थायी कर्मचारियों का एक ऐसा कुनबा खड़ा हो जाए जिसके बोझ के तहत राज्य हमेशा दबा रहे और लड़कों का भविष्य चौपट रहे। बल्कि आपने ख्याल किया होगा, मैंने शिक्षा में बहुत सारे लोगों को जो इस तरीके के भर्तियां थी उनको ठीक कर दिया सब, जिसमें वो पीटीए टीचर, क्या क्या टीचर होते थे, उनको मैंने संस्थागत कर दिया। और मैं तो यदि ये जो उपनल से थे, यदि उपनल वाले और अतिथि शिक्षक उस समय राजनीतिक प्रपंच में नहीं फंसे होते, इनके बीच के जो नेतागण थे वो कुछ राजनीतिक तत्वों के हाथ में खेल गए, जो लोग हमारे विरोध में थे उनके हाथ में खेल गए। नहीं तो मैं तो इनकी सर्विसेज भी नियमित कर जाता। जो तरीका मैंने निकाल दिया था वही तरीका बाद में हिमाचल ने, हरियाणा ने और दिल्ली ने फॉलो किया, लेकिन उस समय हमारे तरीके को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और आज ये 6ठा साल है, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत कुछ मुख्यमंत्री की हिम्मत पर निर्भर करता है। मैं मानता हूँ कि हमारे नए मुख्यमंत्री के लिए ये बड़ी चुनौती आ गई। तो ये राव साहब कैसे ठीक होगा? मैं इस राज्य के स्वभाव को भी जानता हूँ। आप जीत गए तो आपके प्रशंसक हैं सब, यदि आप जीते नहीं तो फिर आपका कोई प्रशंसक नहीं है। आपने कितना ही अच्छा काम किया हो, अच्छा निर्णय आपका हो, तो इसलिए मुख्यमंत्री के लिए परीक्षा है, मगर उनको साहस से काम लेना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री इसका बहुत ठंडे दिमाग से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आखिरी प्रश्न आवाज आपसे ही करूंगा, क्योंकि वैसे तो सालों साल युवा इंतजार कर ही रहा है भर्तियों का और एग्जाम्स का, पर उसके बाद जब इस तरीके की गड़बड़ी पाई जाती है तो मनोबल टूट जाता है
उनका मनोबल टूटता है। क्या कहेंगे, मतलब किस किस तरीके से ये सब ठीक होगा और कब तक इस पूरा सिस्टम जो चल रहा है इस पे रोक लग देखिए, पाएगी? पक्ष विपक्ष दोनों का दायित्व है कि युवाओं का मनोबल न टूटे। और इस मामले में आपने देखा होगा, मेरा बयान और मेरा रिएक्शन थोड़ा सा अपने पार्टी के रिएक्शन से भी सबड्यूड है, मतलब थोड़ा सा विनम्र है, क्योंकि मैं इसके परिणामों को समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस पर हम राजनीति न हो और सरकार निर्णय ले और अच्छा निर्णय ले, और यदि और वो राज्य के हित में होगा तो हमारे हित में स्वाभाविक तौर पर होगा। यदि सरकार इस स्थिति का फायदा उठा करके केवल भर्तियों को टालना चाहेगी, केवल मामलों को लटकाना चाहेगी, तो फिर इस सरकार के खिलाफ झंडा लेकर के चलने वालों में हरीश रावत पहला व्यक्ति होगा जो इस सरकार के खिलाफ झंडा लेकर के चलेगा, क्योंकि नौजवान के हाथ को उसका हक मिलना चाहिए। और हमारे राज्य में लगभग 80,000 पद रिक्त है। इतना 80,000 नहीं कर सकते हो तो मैं जानता हूँ हमारे पास अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, डबल इंजन का नारा खाली नारा ही मात्र है और कुछ है नहीं, सब खोखलापन है। ये तो हम एक काम करवा करके गए थे जाते जाते लड़ करके कि 14वें वित्त आयोग की जो क्षतिपूर्ति थी, यदि उसका पैसा आज राज्य को नहीं मिल रहा होता तो राज्य की अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल लड़खड़ा जाती। तो वो मामला जो मैंने उठाया था उस समय और लड़ करके हमने केंद्र सरकार से सहमति करवाई थी, अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे और अंतर्राज्यीय काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम उसकी क्षतिपूर्ति उत्तराखंड की करने जा रहे हैं। उस वजह से आज राज्य का काम चल रहा है और यदि नहीं तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा गई होती। तो हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस मामले का समाधान को एक तरफ रखे और परीक्षा प्रणाली को यथावत जारी रखे। मैं उस दिन खुश होऊंगा जब एक बयान आएगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, नहीं हम जो है भर्ती के शेड्यूल पर और परीक्षाओं के शेड्यूल पर जो हमने निर्धारित किया था यथाविधि काम कर रहे हैं। मैं उस दिन को चाहता हूँ और वही दिन आए, वो स्थिति आए, उसी के लिए मैंने एस राजू की तारीफ की थी। तो सब कई भर्तियों पर रोक भी लगी। आपने जैसा देखा होगा कि अब वो भर्तियां जो होनी थी वो नहीं हो पाई, सितंबर में होनी थी। कुछ भर्तियां थी जिसके लिए युवा तैयारी कर रहे थे, उस पर रोक लगी है। और वीडियो को लेकर जो है अब पेपर लीक का जो मसला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें भी बड़ी चर्चा। मैं यही कह रहा हूँ ना, यदि ये पेपर लीक के मामले में सारा राज्य, सारा भर्ती बोर्ड गड़बड़ा जाता है तो भविष्य किसका चौपट होगा। और मेरी आकांक्षा है, मैं उस दिन सबसे प्रसन्न व्यक्ति होऊंगा जिस दिन भर्ती चयन आयोग कहेगा कि नहीं, हमने जो शेड्यूल भर्ती का तय किया था हम यथावत भर्ती कर रहे हैं। नए नियंत्रक, नए सचिव की तरफ से जैसे ये बयान आएगा तो मैं उस दिन का स्वागत करूंगा। और ऐसा हो, इसीलिए मैंने जो है श्री राजू के विषय में कहा कि जिस समय वो एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे, हम उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर सके। क्योंकि अकेले, क्योंकि यदि राजू दोषी हैं तो फिर उनको सजा होनी चाहिए, और यदि वो दोषी नहीं हैं तो फिर एक ऐसे व्यक्ति का, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना, यदि एक एक्स चीफ मिनिस्टर मनोबल नहीं बढ़ाएगा या प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर नहीं बढ़ाएगा तो फिर कौन बढ़ाएगा। अधिकारियों को, आखिर अधिकारियों को भी तो धीरो मैया कहने वाला कोई चाहिए ना, धीरज रखिया हम हैं साथ कहने वाला चाहिए। साहब इसमें क्या लगता है आपको, क्योंकि एक सवाल अब ये भी खड़े होने लगे हैं कि वीडियो का जिस समय भी मामला अगर हम बात करें उसमें जांच चल रही है, तो इसमें भी दो पक्ष हैं। एक चाहता है कि पेपर पूरा रद्द होना चाहिए और एक जो मेहनती छात्र हैं वो कहते हैं कि हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। अब ये बड़ा संशय की स्थिति है, आपकी आइडेंटिफाई किस तरीके से? मामलों में 2-3 पक्ष होते रहते हैं। इस नौकरी का मामला है, कम है, ज़्यादा लोग उसमें हैं। आदमी ये समझता है इस बार कैंसिल, जो इस बार नहीं छप रहा है वो तो चाहेगा कि इस बार की भर्ती रद्द हो जाए ताकि दूसरी बार मुझको अवसर मिल जाए, मुझे दूसरी बार फिर अपना भाग्य आजमाने का मौका मिल जाए। तो आप
किसी एक दृष्टिकोण से गाइडेड नहीं हो सकते। आपको एक बैलेंस अप्रोच बनानी पड़ेगी, जो ठीक है, जो नियमानुसार है, जो तर्कसंगत है, आप वो अप्रोच अपनाइए। इसीलिए तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि भर्ती बोर्ड ये कहे नहीं, विदाउट एनी काइंड ऑफ गड़बड़ी और बिना किसी घबराहट के हम आगे परीक्षाओं को यथा शेड्यूल जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उस दिन कहूँ, उस दिन मैं समझूंगा कि हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन का जो फैसला किया था, वो फैसला भगवान केदारनाथ की कृपा से सही साबित हुआ। तो आज मुख्यमंत्री से भी मिलने जा रहे हैं आप, आज मुलाकात करेंगे, क्या कुछ रहने वाला है? इस विषय पे भी चर्चा करने वाले हैं या ऐसा कुछ कहीं अन्य चीज़ें हैं, क्या कहें? तो एक औपचारिक बहन के लिए, देखो जब मैं वो मुख्यमंत्री बने थे तो मेरे घर पर आए थे, मैं उनका बहुत घायल हूँ। अब मैं जा रहा हूँ उनके घर पर भूख हड़ताल करने। भूख हड़ताल तो मैं 18 तारीख को करना चाहता था। तो मुझे खट से ख्याल आया, मैंने कहा भाई मैंने तो उसके बाद जो है कटसी कॉल भी नहीं की उनके घर पर जा करके, थैंक यू चीफ मिनिस्टर, आप मेरे घर पर आए, बड़ी बात है चीफ मिनिस्टर आपके घर पर, मैं तो एक साधारण नागरिक हूँ। अब तो मेरे घर पर आए तो मैंने उनके जो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, तो उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए उनको भाई आप ये कहने के नाते मैं जा रहा हूँ। और साथ साथ जिस बिंदु को लेकर के मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, हरिद्वार में ग्रामीण लोकतंत्र को बचाना है, वहाँ की ग्रामीण लीडरशिप को बचाना है, जिसको इस सरकार के कुछ निर्णयों ने ख़त्म कर दिया है। तो मैं उसके विषय में उनसे बात करने जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे फिर भूख हड़ताल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं मैं संज्ञान ले रहा हूँ इसका, मैं ठीक करूँगा जब तो। अब वो क्या करते हैं तो उन पर निर्भर करता है। हाँ, क्योंकि ये भर्ती बोर्ड वाले में बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बाकी तो इस मामले में आखिर हम तो विपक्ष हैं ना, जब ये कुछ गड़बड़ करेंगे बिल्कुल तो हम तो उस अवसर की ताक में हैं। तो ये गड़बड़ हुई है इनके समय में, उसमें भाजपा का नेता पकड़ा गया है। तो इसलिए, मगर क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी संस्था की गरिमा का सवाल है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि बिना किसी उसके ठंडे दिमाग से वो दृढ़ निश्चय निर्णय लें। ये ज़रूर उनसे कहूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बात करने के, और तमाम बातें जो हरीश रावत जी ने बताई हैं और कही हैं। पर ये भी सवाल कहीं ना कहीं एक हरीश रावत जी ने जो बात कही कि हाकम सिंह रावत ने ऐसे कितने हाकम सिंह होंगे और बिना किसी की शय के संरक्षण के ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये निकल कर आया। और अभी जांच के बाद ये मालूम भी पड़ेगा कि आखिर कितने और सफ़ेद पोश इसमें हैं। हम भी लगातार इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे, तो ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा।